हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। इसमें भी हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर एंड 2D एनएमआर भी आज डिस्कस कर लेंगे। लाइक बायोलॉजी के फील्ड में कैसे ये एनएमआर यूज होता है, वो उन सब के बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे। एंड सेशन के एंड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है फ्रॉम द टॉपिक। सो मेक श्योर आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड इससे पहले भी एक पार्ट में एनएमआर का डिस्कशन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल एंड कुछ दूसरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं। लाइक शील्डिंग, डिशील्डिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कौन से यूज होता है एनएमआर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेक श्योर अगर आप लोग सबसे पहले वो वाला वीडियो देख के आ रहे हो, मतलब पार्ट 1 का एनएमआर का वीडियो देख के आ रहे हो, लिंक ऊपर आई बटन में दिया रहेगा। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हो, देन हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सो मेक श्योर पहले उसको देख रहे हो, उस वाले वीडियो को देख रहे हो, देन आप इस वीडियो में आ रहे हो। ओके, एंड लाइक ऑलवेज एक रिक्वेस्ट मेरा रहता है आप सभी से, जो है कि चैनल का कंटेंट अगर बेनिफिशियल लग रहे हो, देन प्लीज लाइक कर देना हमारे वीडियोस को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है एंड हम ऐसे ही मोटिवेटेड होके और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एंड जो फर्दर अपडेट एंड दूसरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। सो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर की। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 7 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एंड उसके साथ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा भी हमें मिल चुका है एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हमें मिल चुका है, जो है कि 0। लेकिन इसके जो दूसरे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है, लाइक ये वाला जो मॉलिक्यूल है, आप देख के समझ सकते हो कि ये क्लोरोप्रोपेन है, लेकिन ये 1 क्लोरोप्रोपेन है कि 2 क्लोरोप्रोपेन है, वो हमें नहीं पता। देख सकते हो यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर भी हमें दिया गया है, आप लोगों के सामने दिया गया है। हमें ये नहीं पता कि ये वाला जो मॉलिक्यूल हमें मिला है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है कि 2 क्लोरोप्रोपेन है। सो इसको कैसे पता चलेगा? सो इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए हम लोग डिपेंडेंट है एनएमआर के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन का पीक निकालना। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी स्ट्रक्चर को देख के आप लोग मुझे बताइए कि इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में हमें एनएमआर में कितने पीक्स मिलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड टाइम लेके अपना आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर जो भी कॉपी में आप लिख रहे होगे वहां पे रफली लिख लो, ठीक है? अदरवाइज आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग। ओके, बस आपको इतना चेक करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर कितना समझ में आ रहा है। फाइन। सो ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है, यहाँ पे हमें कितने पीक मिलेंगे, तो देखो लेट मी मार्क इट। देखो यहाँ पे एक ये वाला जो कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा CH2 है एंड उसके साथ यहाँ पे एक CH3 मॉलिक्यूल है। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 अलग अलग एनवायरनमेंट मिल रहे हैं। देयरफॉर हमें कितने पिक मिलेंगे? हमें टोटल 3 पिक यहाँ पे मिलेंगे। 3 पिक किस तरफ से? ये देखो, ये वाला जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इस CH2 के साथ, या फिर ये जो A प्रोटॉन वाले जो कार्बन है उसके साथ यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए ये क्या करेगा, ये इस वाले प्रोटॉन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे का सारा
ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके वजह से ये कैसा होगा, ये वाला पिक कैसा होगा, ये मोस्ट डिशिल्डेड होगा। देन उसके बाद ये मिडिल में सी वाला, ये मिडिल डिशिल्डेड होगा। एंड ये जो सबसे दूर है क्लोरीन से, बी वाला प्रोटॉन, ये मोस्ट शील्डेड होगा। ओके, सो 3 पिक हमें मिल रहे हैं एंड ग्राफ भी इसका कुछ ऐसा है। दिस वन इज फॉर पिक ए। एक मिनट, इसको भी मार्क कर देती हूँ। This one is for pick A, this one is for pick C, जो कि मिडिल डिशिल्डेड है, एंड ए वाला मोस्ट डिशिल्डेड है। उसके लिए क्या था, ये सबसे लेफ्ट में या फिर स्टैंडर्ड से सबसे ज्यादा दूर है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड ये वाला जो पिक है ये बी का है। ओके, जो कि मोस्ट शील्डेड है। ठीक है, तो ये वाला था 1 क्लोरोप्रोपेन का। अभी देखो 2 क्लोरोप्रोपेन के केस में क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर 2 क्लोरोप्रोपेन का है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि इस केस में, इसको अगर हम लोग एनएमआर में देखेंगे, देन इसके केस में हमें कितना पिक मिलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाले एक मिनट मार्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आप लोग को शायद। ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ओके, ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एंड इस कार्बन के साथ क्या है, 2 CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, ये 2 CH3 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सेम एनवायरनमेंट में है। सो इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए, एक मिनट, इसका मतलब इन दोनों ये जो प्रोटॉन्स है, इन दो प्रोटॉन्स के लिए हमें एक पिक मिलेंगे। एंड दूसरा पिक हमें किसके लिए मिलेंगे, जो है कि ये वाले प्रोटॉन के लिए। देखो, इसके लिए हमें एक पिक मिलेंगे। एंड ये जो 2 CH3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले हो गए, इस वाले प्रोटॉन एंड ये वाले प्रोटॉन, ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है। सो उसके लिए इन दोनों के लिए हमें एक ही पिक मिलेंगे। तो टोटल कितने पिक हुए हमारे पास टोटल 2 पिक हुए। ये देखो, ये वाला, ये मोस्ट डिशिल्डेड पिक, एंड ये वाला बी वाला पिक है जो कि लेस डिशिल्डेड है। ओके, एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। फाइन, सो ये था हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन का डिफरेंस इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। ओके, सो ऐसे ही हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन को भी एनएमआर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में भी एनएमआर यूज होता है। एक बार गेट में क्वेश्चन आया था, पूछा था कि इसमें से कौन कौन से टेक्निक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ऑप्शन में भी बहुत सारे थे, आईआर थे, एनएमआर थे, सीडी थे। ओके, एंड उसका आंसर भी कॉम्बिनेशन में ही था। आंसर आता था आईआर एंड एनएमआर। ओके, रिसेंट का ही 2022 गेट बीटी का क्वेश्चन था, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, अभी चलो प्रैक्टिस करो। इस वाले मॉलिक्यूल के केस में बताओ कि यहाँ पे कितने पिक मिलेंगे। एनवायरनमेंट, सिमेट्री, दोनों को ध्यान में रखना। ओके, इसको देखो एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। देखो यहाँ पे ये वाला आपको एक प्रोटॉन दिख रहा है, एंड उसके साथ इधर साइड में 2 आपको प्रोटॉन दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये वाला जो प्रोटॉन है H2 मार्क कर देती हूँ मैं वापस से। ये वाला जो H2 है, इसके रेस्पेक्ट पे, इसके दोनों साइड पे जो CH3 है, वो दोनों सेम एनवायरनमेंट में है, राइट। उस वाले प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में या फिर H2 के रेस्पेक्ट में ये दो H3 सेम एनवायरनमेंट में है। इसका मतलब क्या, इन दोनों के लिए, ये वाला और इस वाले के लिए हमें एक ही पिक मिलेंगे। एंड ये जो CH2 है, इस वाले प्रोटॉन के लिए हमें
दूसरा पिक मिलेगा। दैट मीन्स टोटल कितने पिक्स मिलेंगे? 2 पिक्स मिलेंगे। ओके, देखो यहाँ पे आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ करें, देन इस वाला एंड ये वाला ये दोनों सेम है। सो इन दोनों के लिए हमें एक पिक मिल रहा है एंड इस वाले के लिए हमें दूसरा पिक मिल रहा है। तो सो टोटल 2 सिग्नल हमें मिल रहा है। अभी इसके लिए बताओ, इसके लिए कितने पिक मिलेंगे? वापस से हमें एनवायरमेंट सिमेट्री दोनों ही ध्यान में रखना है। सो देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसके साथ यहाँ पे ये 2 CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, ये 2 CH3 सेम एनवायरमेंट में है। सो इसको जब एनएमआर में हम लोग देखेंगे, इन दोनों के लिए हमें एक पिक मिलेगा। ओके, दूसरा इस वाले प्रोटॉन के लिए हमें दूसरा पिक मिलेगा। ओके, एंड ये वाले प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है इसके लिए तीसरा, एंड ये जो सबसे दूर वाला मिथाइल ग्रुप है इसके प्रोटॉन के लिए हमें चौथा पिक मिलेगा। सो टोटल हमारे पास इस मॉलिक्यूल के लिए 4 पिक मिलेंगे। ओके, अच्छे से समझना हर एक कंसेप्ट को, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड आप में से कितने लोगों ने पेपर दिया होगा या नहीं दिया होगा मुझे तो नहीं पता। जो रिसेंटली जो 1 वीक पहले जो TIFR का पेपर हुआ है, वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया है एनएमआर से। लाइक ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर दे दिया है एंड आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें कितने एनएमआर में पीक मिलेंगे। ओके, सो अच्छे से समझना। अगर प्रॉब्लम हो, देन कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी देखो इसमें भी सेम आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मतलब PIQ है एंड दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। इस वाले मॉलिक्यूल के केस में बताओ क्या होगा। अभी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे देखो वापस से एनवायरमेंट सिमेट्री दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, ये वाले जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं ये तीनों सेम एनवायरमेंट में है। इस वजह से क्या होगा, इन तीनों मिथाइल ग्रुप के लिए हमें एक ही पीक मिलेगा, राइट। इसलिए मैंने इसको A से डिनोट कर दिया है। देन ये जो CH2 है ये दूसरा एनवायरमेंट में है, इसके लिए हमें एक डिफरेंट पिक मिलेगा। एंड ये वाला जो सबसे दूर खड़ा ये वाला जो CH3 है, इसके प्रोटॉन इसके जो प्रोटॉन है ये एक तीसरा ही अलग एनवायरमेंट में है। सो इस मॉलिक्यूल के लिए हमें टोटल कितने पिक मिल रहे हैं? हमें टोटल 3 पिक्स मिल रहे हैं। फाइन, अभी ये देखो ये टॉलुएन का स्ट्रक्चर है, इसमें बताओ कितना पिक मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों सेम एनवायरमेंट में है। इसलिए इनके लिए हमें एक ही पिक मिलेगा, इन तीनों के लिए एक ही पिक मिलेगा। देन अगेन ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन, ये भी सेम एनवायरमेंट में है, इसके लिए भी हमें एक पिक मिलेगा। फिर ये वाला और ये वाला, ये दो भी सेम एनवायरमेंट में है, इनके लिए भी हमें एक ही पिक मिलेगा। मतलब इन दोनों के लिए भी हमें एक ही पिक मिलेगा। और लास्ट में जो ये वाला है, इसके लिए हमें वापस से एक अलग पिक मिलेगा। तो टोटल कितने पिक हुए हमारे पास टॉलरेंट के केस में? 1 2 3 4। ठीक है, टॉलरेंट के केस में हमारे पास टोटल 4 पिक मिल रहे हैं। अभी अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, देन एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि बेंजीन का अगर हम एनएमआर करेंगे, देन एनएमआर में बेंजीन कितना बिग शो करेगा। ओके, आपका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। सही हो गलत हो आप जरूर से आंसर करना। मुझे बस इतना चेक करना है कि आप लोगों को सही से समझ में आया है कि नहीं, या फिर टोटल
कितना एक्चुअली आप लोगों को समझ में आया है। ओके, अगर गलत भी हो कोई डरने की बात नहीं है, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपका कोई मिस्टेक भी हो जाएगा देन आई विल रेक्टिफाई दैट। ओके, अभी आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, एंड उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो है कि स्पिन स्पिन कपलिंग। सो अभी आप याद करो, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को जीमैन इफेक्ट पढ़ाया था। तो जीमैन इफेक्ट में मैंने क्या बोला था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा जो प्रोटॉन होता है वो अपना एनर्जी लेवल स्प्लिट करते हैं। ओके, सो अभी क्या होता है, अभी एक एग्जांपल आप ले लो। लेट्स से जो पहला वाला एग्जांपल हमने लिया था क्लोरोइथेन वाला, उसको ही ले लेते हैं। एक सेकेंड में मुझे लिखना पड़ेगा। सो Cl, अगेन मुझे सॉरी कहना पड़ेगा बैड हैंड राइटिंग के लिए, बिकॉज पेन टैब अभी मेरे पास है नहीं। सो कीबोर्ड से जितना हो सके उतना ही करना पड़ रहा है। वेट, सो Cl, एक मिनट, CH2, CH3, Cl, CH2, CH3। सॉरी बच्चों फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट आई होप आप समझ लोगे। सो देखो, जीमैन इफेक्ट में क्या बोला था कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन इसके अंदर ये जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये वाला CH2 का प्रोटॉन है, यहाँ पे भी ये CH2 का प्रोटॉन, ये क्या करते हैं, ये स्प्लिट करते हैं। एंड लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज क्या समझना है हमें हमारे ऊपर, जो जैसे कि जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस प्रोटॉन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है अपना, वैसे ही ये दो प्रोटॉन्स भी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब क्या, देखो इस वाले प्रोटॉन का इस वाले प्रोटॉन के ऊपर, आई थिंक शायद येलो आप लोगों को नहीं दिखेगा व्हाइट के ऊपर, एक सेकेंड। इस वाले प्रोटॉन का इस वाले प्रोटॉन के ऊपर, एंड ये वाले प्रोटॉन जो प्रोटॉन है इसका भी फर्दर इस वाले प्रोटॉन के ऊपर इफेक्ट रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये दो प्रोटॉन वापस से और ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा। ओके, सो इसी फेनोमेनन को कहा जाता है हमारा हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, एंड ये जो जिस इफेक्ट की वजह से ये होता है उसको कहा जाता है स्पिन स्पिन कपलिंग। सो थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम और डिटेल में आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में ही हमने एक एग्जांपल ले लिया है वहां से समझ लेंगे। सो द एनवायरमेंट ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स विल लीड टू फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोटॉन, दिस इज नोन एज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, अभी अभी बताया मैंने। सो द एनवायरमेंट ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन्स अफेक्ट ऑन ईच अदर नोन एज स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, जो फेनोमेना होता है उसको हम कह रहे हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, एंड जिसके वजह से वो होता है उसको कह रहे हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। ओके, सो व्हेन द पीक्स आर zoomed or moved resolved we find the hyperfine splitting pattern peaks। इसको समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। The multiple peak characteristics due to the splitting is known as multiplicity। फाइन, सो देखो एक्सक्यूज मी, वापस से हमने वो पहले वाला ही एग्जांपल ले लिया है जो है कि Cl CH2 CH3। इसको मैंने लास्ट डे भी डिस्कस किया था, एंड आप लोगों को जो भी लोग पहले लास्ट वीडियो को देख के आ रहे हो, आप लोगों को पता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये NMR पे
दो सिग्नल देगा। ओके, एंड ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था। आ, ये वाला जो पीक है, मतलब कि ए मार्क पीक, वो सबसे ज्यादा डीशील्डेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसके लिए इसका पीक सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा। एंड जो बी वाला पीक है वो कंपैरेटिवली शील्डेड है, इसके लिए उसका पीक थोड़ा सा राइट साइड में मिलेगा। इतना हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। लेकिन अभी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में क्या बोला जा रहा है कि इन्हीं दो पीक को, जो ए पीक एंड बी पीक हमें मिल रहा है, उनको अगर हम और फर्दर जूम करेंगे देन हमें फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। जब लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बी पीक के लिए देख लेते हैं। बी को हमने अगर जूम कर रहे हैं देन हमें ये जो बी वाला पीक और 3 अलग अलग पीक में स्प्लिट होते हुए दिख रहा है। सिमिलरली फॉर दिस पीक ए, ये वाला जो पीक है ये हमें 4 अलग अलग पीक में स्प्लिट होते हुए दिख रहा है। इसको कहते हैं क्वार्टेट, एंड ये वाला जो 3 में स्प्लिट हुआ था इसको कहते हैं ट्रिप्लेट। ओके, तो इसी को हम लोग कह रहे थे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिपलेट है कि क्वार्टेट है या फिर डबलेट है या फिर कितना में टोटल स्प्लिट हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक सिंपल रूल आता है जो होता है कि n+1 रूल, where n is the number of neighboring hydrogen, okay, और प्रोटॉन वी कैन से। इस वाले एग्जांपल पे ही देख लो, ए प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है इसको हमने नाम ए दिया है। इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है? टोटल 3 प्रोटॉन है, मतलब n इक्वल टू क्या 3, देयरफॉर n+1 होगा 4। सो ए वाला पिक फर्दर कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा था? आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 पार्ट में स्प्लिट हो रहा था। एंड बी के केस में बताओ मैम, बी वाला पिक कौन सा है? ये वाला है। इस वाले प्रोटॉन के लिए बी पिक हमें मिल रहा था। इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। दैट मीन्स क्या, n इक्वल टू 2, देयरफॉर n+1 इक्वल टू 3। मतलब क्या, बी कितने में फर्दर स्प्लिट होगा? वो 3 में स्प्लिट होगा। सो ए के लिए हमें क्वार्टेट एंड बी के लिए हमें ट्रिपलेट पिक मिल रहे थे। ओके, सो ऐसे ही हम बता सकते हैं, अगर 2 में स्प्लिट हुआ तो डबलेट, 3 में स्प्लिट हुआ तो ट्रिपलेट, 4 में हुआ तो क्वार्टेट, 5 में हो गया तो स्प्लिटिंग, देन उसको कहेंगे क्विंटेट, एंड 6 या उससे ज्यादा में हुआ स्प्लिटिंग देन हम उसको कह देते हैं मल्टीप्लेट। ओके, सिंपल, इतना सा याद रखना। एंड यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी। अभी प्रैक्टिस करो। इस वाले मॉलिक्यूल के लिए मुझे बताओ कि कितने पीक मिलेंगे टोटल एनएमआर में, एंड उसके साथ साथ कितने डिफरेंट पार्ट में ये स्प्लिट होंगे। तो देखो, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इसी सेशन में शायद। तो देखो, ये वाला जो प्रोटॉन है H2 प्रोटॉन, इसके साथ ये दो H3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या, ये वाला जो दो H3 है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेम एनवायरमेंट में है। सो इन दोनों के लिए हमें एक पिक मिलेगा एंड दूसरा पिक हमें कैसे मिलेगा? इस वाले प्रोटॉन के लिए मिलेगा। तो एनएमआर में टोटल कितने पिक मिल रहे हैं हमें? टोटल 2 पिक मिल रहे हैं। अभी ये कितने में स्प्लिट होंगे? देखो, इन दोनों के लिए सेम पिक मिलेंगे, इसलिए हमने इसका नाम ए दिया है, ए से डिनोट किया है, एंड इस वाले प्रोटॉन का नाम हमने बी दिया है या फिर बी से डिनोट किया है। अभी देखो स्प्लिटिंग कैसे होगा। ए के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। दैट मीन्स क्या, n इक्वल टू 2, देयरफॉर n+1 इक्वल टू 3। सो इसका मतलब ए फर्दर कितने पिक में डिवाइड होगा? 3 पिक में डिवाइड होंगे। एंड बी के लिए देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है, तो इसके लिए अच्छे से समझो। देखो, बी के नेबरिंग में यहाँ पे है 3 प्रोटॉन एंड इस साइड में है 3 प्रोटॉन। सो टोटल 6 प्रोटॉन हो गए हमारे पास बी के नेबरिंग में। दैट मीन्स बी के लिए n इक्वल टू क्या होगा? 6, एंड देयरफॉर n+1 इक्वल टू 7। मतलब बी फर्दर एक
मल्टीप्लेट पीक शो कर रहा है। ओके, अभी एक नए कंसेप्ट पे आते हैं, जो है कि अगर एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट हुआ देन हमें स्प्लिटिंग किस टाइप से मिलेंगे। एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, मतलब इस जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों साइड दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन है एंड यहाँ पे फ्लोरीन है। मतलब क्या, ये दोनों एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट में है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन के जगह क्लोरीन होता देन ये एनवायरनमेंट सिमेट्रिक होता। एंड उस केस में अगर यहाँ पे फ्लोरीन के जगह क्लोरीन होता, एक मिनट लेट मी राइट इट। फ्लोरीन की जगह अगर यहाँ पे क्लोरीन रहता देन इस केस में हमें दो ही पीक मिलते, बिकॉज सेम एनवायरनमेंट में था। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, जो है कि वो है फ्लोरीन है। जिसके वजह से क्या होगा, ये तीनों के तीनों प्रोटॉन एक अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, जिसकी वजह से हमें तीन पीक मिल रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ कि किस प्रोटॉन के लिए कितने पीक मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए के लिए आप बता दोगे कि मैम ए है, इसके बाजू में दो प्रोटॉन है, मतलब इसका एक ट्रिपलेट पीक मिलेगा। सिमिलरली सी है, इसके बाजू में भी दो प्रोटॉन है, इसका मतलब ये कितने में स्प्लिट होगा, जो है कि n+1 मतलब तीन में ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। लेकिन इस बी का क्या होगा, बी भी डबलेट में होगा क्या या फिर ट्रिपलेट में होगा। सो बी के लिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो बी में कैसे हो रहा है स्प्लिटिंग। बहुत सारे बच्चों को शायद यहाँ पे जो पहले से मार्क है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आगे भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रख लिया है जो कि PYQ है CSI का है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे बी का स्प्लिटिंग पैटर्न देखने के लिए हमें दोनों साइड के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग लेफ्ट साइड के एनवायरनमेंट को देखते हैं। देखो ये वाला जो यहाँ पे ए वाला प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन क्या करेगा, ये वाले प्रोटॉन इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। फाइन, एक्सक्यूज मी। सो इस वाले प्रोटॉन की वजह से ये जो बी वाला प्रोटॉन है वो कितने में स्प्लिट होगा। सो आप बताओ कि मैम यहाँ पे ए मतलब इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है, दैट मीन्स n=3, मतलब वो n+1 मतलब कि दो में स्प्लिट होगा। ओके, सो बी के फॉर दिस ए प्रोटॉन के लिए बी कितने में स्प्लिट हुआ है, दो में स्प्लिट हुआ है। फाइन, एंड इसके राइट साइड में भी, बी के राइट साइड में भी एक प्रोटॉन दिखने को मिल रहा है जो है कि सी प्रोटॉन, ये भी तो बी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो अभी इसके लिए और फर्दर कितने पिक मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मैम सी के केस में n=1 है, दैट मीन्स n+1 मतलब ये फर्दर और दो पिक में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो एक मिनट मार्क कर देती हूँ। सो ए के लिए ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ए, ये वाला शायद नहीं दिखेगा कलर, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ए बी दो में स्प्लिट हुआ है, एंड ड्यू टू फाइन मतलब बी यहाँ पे डबलेट में स्प्लिट हुआ है, एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सी जो बी का फर्दर दो में स्प्लिटिंग हुआ है। ओके, सो इसी चीज को हम लोग कह देते हैं डबलेट ऑफ डबलेट। फाइन, पहले बी दो में स्प्लिट हुआ था ड्यू टू ए, एंड उसके बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी प्रोटॉन वो फर्दर और दो में स्प्लिट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग कह देते हैं डबलेट ऑफ डबलेट। ओके, इसको और अच्छे से हम लोग जब PYQ डिस्कशन करेंगे सेशन के एंड में, तब डिस्कशन कर लेंगे। अभी लास्ट स्लाइड में आप लोगों ने जो जे वैल्यू देखा, वो जे वैल्यू या फिर कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो
हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड जो नेबरिंग प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके वजह से क्या होता है, एक प्रोटॉन और फर्दर स्प्लिटिंग होता है। ओके, सो ये जो स्प्लिटिंग की वजह से ये जो पीक बन रहे हैं, तो इन दोनों पीक के बीच का डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, जे वैल्यू। ओके, सो सिंपल है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ओके, अभी आते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2D एनएमआर के ऊपर। ये वाला 2D एनएमआर जो है ये एक्चुअली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, एंड 2D एनएमआर में भी बहुत सारे मेथड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है होमोन्यूक्लियर बॉन्डिंग और कोरिलेशन मेथड, जिसके भी कुछ सब टाइप्स है, लाइक कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉक्सी, then exclusive correlation spectroscopy, ECOSY, then TOXY, ऐसे ही बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स हैं। एंड स्पेस कोरिलेशन मेथड्स में भी आप देख सकते हो नॉइसी एंड रोटेटिंग फ्रेम, न्यूक्लियर ओवरऑल इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर इसको शॉर्ट में रोए से भी कहा जाता है। ये है, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस केस में ये वाला जो स्लाइड है, मेरा मतलब ये था कि ये वाला जो स्लाइड है इसमें से बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिफरेंट 2D एनएमआर मेथड्स होते हैं। मेजर मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चार्ट है। ओके, ये वाला चार्ट अगर याद है आप लोगों को, देन एग्जाम में 2D एनएमआर से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो ये JNH अल्फा वैल्यू आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उसके साथ साथ फाई एंड साई एंगल एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर के लिए कितना JNH वैल्यू होता है, कितना फाई एंगल होता है, वो सब आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये फाई एंड साई एंगल वाला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा रामचंद्रन प्लॉट में, बायोकेमिस्ट्री में। अभी उसके साथ एक नया एडिशन हो रहा है जो है कि JNH अल्फा वैल्यू, ये भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। एंड इससे आया हुआ क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है वापस से, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो देख सकते हो आप लोग, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जो अब तक के जितने भी स्लाइड्स मैंने बताए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद यही वाला है। सो थोड़ा कुछ वैल्यूज में बता देती हूँ। देखो 3.9 J अल्फा वैल्यू एंड -57 डिग्री फाई एंगल है, देन वो वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सिमिलरली 310 अल्फा हेलिक्स के लिए क्या होगा, फाई एंगल विल बी इक्वल टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड JNH वैल्यू विल बी इक्वल टू 4.2। ओके, ऐसे ही एंटी पैरेलल बीटा शीट का, पैरेलल बीटा शीट का, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का, इन सब का आपको वैल्यू याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है अब देख सकते हो, रिसेंटली ही जस्ट एक साल पहले का ही पेपर है, CSIR नेट जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया। एंड क्वेश्चन का साइज देख के आप समझ सकते हो कि पार्ट सी का क्वेश्चन है। देखते ही बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अब तक मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ा है आप लोगों को, उतना अगर आप लोगों ने सही से समझा है, देन आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड डिस्कशन करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन मैं और कर दूं आप लोगों को कि बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये जो मेन रेस्पॉन्स शीट आया था बच्चों का, उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ओके, सो मैंने जब इसको PPT में इंक्लूड किया, मुझे लगा कि शायद विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, इसके लिए मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को अलग से यहाँ पे ले लिया है। एंड उसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोटॉन को मार्क करना था, एंड उसके साथ साथ ये जो NMR के पीक मार्क करने थे, उसको मैंने अलग से यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके, अगर आप लोगों को डाउट है, देन इफ आपके पास मेन पेपर होंगे, देन वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, या फिर कोई भी दूसरा सोर्स अगर आपके पास होगा जिसमें ये जो डायग्राम है ये क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे, देन वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल सा है।
आप लोग को बताया गया है यहाँ पे जो है सोडियम ट्राइमिथाइल सिलाइल प्रोपेन सल्फोनेट या फिर DSS का एनएमआर स्पेक्ट्रम दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। हमें क्या करना है, किस वाले एनएमआर का पीक इज फॉर व्हिच स्पेसिफिक प्रोटॉन वो हमें बताना है। सो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा देन आप लोगों को पता होगा, अगर किसी भी प्रोटॉन के बाजू में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है देन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल क्या करता है, वो जो उसके बाजू में जो प्रोटॉन था वहां से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे क्या होता है, वो स्पेसिफिक प्रोटॉन सबसे ज्यादा डीशील्डेड हो जाता है। एंड अगर अगर सबसे ज्यादा वो डीशील्डेड हो जाता है देन क्या होता है, देन उसको स्प्लिट करने में या फिर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में लाने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, उस स्पेसिफिक प्रोटॉन का पीक सबसे ज्यादा लेफ्ट में मिलता है यानी कि स्टैंडर्ड से सबसे ज्यादा दूर। सो अभी इस स्ट्रक्चर में फोकस करो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सल्फर मॉलिक्यूल है, उसके साथ यहाँ पे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है एंड उसके साथ साथ एक ONA प्लस मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है। एंड उसके बाजू में ही जो प्रोटॉन है वो है ये वाला जो F वाला प्रोटॉन है। सो अभी ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर जितने भी प्रोटॉन है उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, ये मोस्ट डीशील्डेड हो जाएगा, जिसके लिए इसका पिक क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा दूर। मतलब क्या, ये जो एक सेकेंड, ये जो पिक 1 मिला है वो हो सकता है हमारा F के लिए हो। आई होप ये कलर विजिबल है आप लोगों को, येलो विजिबल है शायद, अदरवाइज रेड से भी बता देती हूँ। ये जो F वाला जो है, F वाला प्रोटॉन का पिक ये 1 वाला है। अभी ऑप्शन में ढूंढो F के साथ 1 कहाँ पे है, पिक 1 फॉर कार्बन F, नो। देखो F का हमें देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पीक 4 दिया गया है कार्बोनेट के लिए, जो कि गलत है। सो ए ऑप्शन गया। देन बी में देखो कार्बन एफ के लिए पिक 1, यस, बी में ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। एंड दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कहीं पे अगर कार्बन एफ के लिए पिक 1 दिया हुआ तो यहाँ पे कार्बन डी के लिए है, ये तो नहीं आएगा। एंड ऑप्शन डी में कार्बन ई के लिए दिया गया है पिक 1, ये भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी। फाइन, बी से करेक्ट आंसर, बाकी क्या गलत है, ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है एंड ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, आपको बस सिंपल से थोड़ा सा ही चेक करना था एंड 4 मार्क्स आपको मिलने वाले थे। सारे के सारे प्रोटॉन्स भी हमें चेक करने का जरूरत नहीं हुआ, सिर्फ एक से ही आंसर निकल गया, ठीक है। मतलब इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, एग्जाम स्ट्रेस की वजह से बच्चे डर जाते हैं। देखो अभी ये वाला भी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, आई गेस 2019 या 2020 का, मैं एक्चुअली ईयर ऐड करना भूल गई। The hydrogen atoms in the delta methylene group of lysine will give the following splitting pattern in the hydrogen NMR spectra of lysine. Okay. ऑप्शन ए है ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ऑप्शन बी है क्विंटेट, ऑप्शन सी है डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, एक्सक्यूज मी, एंड ऑप्शन डी है ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। सो आप लोगों के बेनिफिट के लिए, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लाइसिन का स्ट्रक्चर दे दिया है एंड मैं मार्क भी कर देती हूँ आपको, डेल्टा मिथिलीन ग्रुप मतलब इस वाले कार्बन के लिए कितने, सॉरी इस वाले फ्लोरीन के लिए कितने पीक हमें मिलेंगे वो बताना है।
तो देख सकते हो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड वाला चेक करना है। एक मिनट कलर ले लेती हूँ। तो अभी बताओ इस वाले प्रोटॉन के लिए ये वाला जो प्रोटॉन है वो कितने में स्प्लिट करेगा। तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, मतलब ये वाला जो है सबसे पहले तो 3 में स्प्लिट होगा। सो ऐसे ये 3 में स्प्लिट हो गया। अभी ये वाला जो इस साइड वाला जो मॉलिक्यूल है, इस साइड वाला जो प्रोटॉन है, ये भी इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। सो इसके वजह से, इस वाले प्रोटॉन के वजह से ये फर्दर और कितने में स्प्लिट होगा। सो मैम 2 + 1 मतलब कि 3। सो कर देते हैं इसको 3 में और 3 में, फर्दर 3 में स्प्लिट। 3, ये भी फर्दर 3 में स्प्लिट होगा एंड अगेन ये भी 3 में स्प्लिट हो जाएगा। सो अभी इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहले 3 में स्प्लिट हुआ था, अभी और फर्दर 3 में स्प्लिट हो गया। मतलब क्या, ये वाला है ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट मी मार्क इट, मार्क कर देती हूँ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी है। मैंने जो लास्ट साइड में जो चार्ट दिखाई आप लोगों को, उसी से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो, द कन्फर्मेशन ऑफ अ 30 रेसिड्यू पेप्टाइड इज स्टडीड बाय NMR spectroscopy. The GNH for most of the amine protein is 4 Hz. The 2D noisy spectrum shows prominent Ni+1 connectivities. अच्छा, एक बार बताओ, ये जो Ni+1 कनेक्टिविटी वाला जो है ना, ये आप लोग पढ़ते हो रामाचंद्रन प्लॉट में, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया है। अगर कभी फ्यूचर में पढ़ाऊंगी तो वहां पे बता दूंगी। ओके। सो आपसे फाइनल क्वेश्चन में पूछा था कन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स। सो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है 3GNH वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 हर्ट्ज, सो उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये हेलिक्स लाइक है। ओके, बहुत ही इजी था। सो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, यू आर फ्री टू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियोस अच्छी लगी हो देन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक करना हमारे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।